हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और अगेन हम अपने 10 क्वेश्चंस करेंगे और 10 क्वेश्चंस करते करते आप टॉपिक्स भी पहचान लेंगे कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, उनको नोट डाउन कर लिया करो। और अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ो। ओके, ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी लास्ट इस 1 मंथ की। इसके अंदर होना चाहिए कि आपको एक तो ये फिल्टर करना पड़ेगा बेसिकली क्वेश्चन पेपर से कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर कर चुके हैं और कौन से आपने कवर नहीं किए हैं। और जो नहीं किए हैं कवर, अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं उस तरह के टॉपिक्स, तो उनको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ओके, तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements regarding deductive reference method of teaching science in teaching learning process are correct? तो देखो, डिडक्टिव रेफरेंस मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। दो मेथड, डिडक्टिव और इंडक्टिव, आपको पता होगा। इंडक्टिव की जब हम बात करते हैं, देखो ये कौन सी है, निगमनात्मक है ना, और इंडक्टिव होता है आगमनात्मक। सो इंडक्टिव या आगमनात्मक मेथड में क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज से जनरल की तरफ जाते हैं, यानी कि आप किसी विशिष्ट चीज से सामान्य की तरफ जाते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारे फ्रूट्स के एग्जाम्पल देखे, सेब, संतरा, अंगूर सब देख लिया, लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये सारे फ्रूट्स हैं। तो आपने पहले एग्जाम्पल देखे, स्पेसिफिक चीजें, और बाद में आपको कंसेप्ट पता चला कि ये फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, यानी कि निगमनात्मक में आपको जनरल चीजें पहले ही बता दी जाती है, उसके बाद आप उनकी विशिष्ट चीजों तक पहुंचते हैं या उनके एग्जाम्पल्स तक पहुंचते हैं। जैसे मैथ्स में आपको एक जनरल फॉर्मूला दे दिया जाता है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला बता दिया गया, अब आपको क्वेश्चन दे दिए गए, आप उनको सोल्व करो। तो ये आपका डिडक्टिव मेथड हो गया। ओके, अब जहां तक मैथ्स और साइंस की बात है, दोनों में ही इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड्स यूज होते हैं ना। इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एंड कंसेप्ट पर कि आप किस तरह का मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है कि इस डिडक्टिव रेफरेंस मेथड के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, ध्यान से देखना। पहला ये है कि स्टूडेंट्स गेट रेडीमेड मटेरियल, कि उनको रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक एनसीईआरटी की बुक देखते हैं, उस बुक के अंदर आपको जैसे लॉज ऑफ मोशंस पढ़ा दिए, मान लीजिए साइंस में लॉज ऑफ मोशन, तो पहले ही दे दिया जाता है बच्चों को कि ये लॉ ऑफ मोशन, ये लॉ ये कहता है, ये है, इसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। इस तरह से रेफरेंस बुक्स भी आती हैं। तो बेसिकली बच्चों को कंसेप्ट जो है रेडीमेड मटेरियल में मिल जाते हैं। तो दिस इज करेक्ट। अब है, इट इज अ स्पीडी प्रोसेस एंड सिलेबस कैन बी कवर्ड इजिली। ऑब्वियसली जब यहाँ पर डिडक्टिव मेथड का यूज करेंगे, हमें पहले से ही थ्योरी वगैरह सब पढ़नी है, उसके बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो इन चीजों से स्पीडी प्रोसेस तो होता ही है। तो ये एक एडवांटेज तो है इसकी। द टीचर्स वर्क इज सिंप्लीफाइड हियर बाय गिविंग रूल्स एंड आस्किंग यू टू वेरीफाई इट बाय एप्लीकेशन टू कंक्रीट एग्जाम्पल्स। तीनों में ऑलमोस्ट सेम सारी चीजें ही हैं, मतलब लिंक है आपस में। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 1, 2 एंड 3। देखो, मैं जब आपको एक्सप्लेनेशन कर रही होती हूँ, आप उस टाइम पे आंसर करते रहिए, क्योंकि फिर मैं ज्यादा रुकूंगी तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो आप साथ साथ आंसर कर दिया करो पढ़ते ही, है ना। मेरा वेट मत करो कि मैं बोलूंगी तभी आंसर करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड बाय यूजिंग टेक्निक्स टू इंट्रोड्यूस न्यू वोकैबुलरी। आपको नया शब्दकोश जो है, बच्चों को नई शब्दावली सिखानी है, तो आप किन तकनीकों का देने के लिए, तकनीकों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किस चरण का पालन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, ये पूछा गया है आपसे। पहला है, प्रेजेंट द वर्ड बाय इलस्ट्रेटिंग इट्स मीनिंग इन वन ऑफ द अबव वेज, है ना। वन ऑफ द अबव वेज, अच्छा ये इसमें वन ऑफ द, अच्छा मतलब उपयुक्त में से किसी एक तरीके से आप शब्द का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेट करके। चाहे आप चित्रों का यूज कीजिए, यहाँ पे अबव वेज लिखा है, चलो जो भी है तो ठीक है। अगर आप चित्रों का यूज करके उस शब्द को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसका मीनिंग वैसे कर सकते हैं आप, किसी एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इफ ए चाइल्ड नोज द वर्ड, आस्क हर टू से इट एंड यूज इट योर एज योर मॉडल इफ करेक्ट। ठीक है, तो अगर एक बच्चे को पता है, एक बच्चे को शब्द का पता है, तो उसे ये कहने के लिए कहें और सही होने पर अपने मॉडल के रूप में उसका प्रयोग भी करें। हाँ भाई, इस बच्चे को पता है, इसने ये बोला, फिर उसका आप पढ़ाने में यूज कर सकते हैं। ओके, सो देखो, ये न्यू वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करने के दोनों ही तरीके सही हैं। आप किसी शब्द को इंट्रोड्यूस कर सकते हो इलस्ट्रेट करके उसको, ठीक है, और साथ ही साथ आप किसी बच्चे से पूछ के उसका एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। तो दोनों ही ठीक होंगे यहाँ पर, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न अप्रोच अडॉप्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस। तो कौन सी मॉडर्न अप्रोच नहीं है। अब ये क्वेश्चन वो बंदा सोल्व कर सकता है जो पॉलिटिकल साइंस का है ना। वैसे चलो आप कोशिश करो करने की, हो जाए तो। फर्स्ट, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक एंड प्रोसेस ओरिएंटेड टास्क, है ना। जहां भी साइंटिफिक आ गया तो समझ लो तो मॉडर्न अप्रोच होगी। उसके बाद मोर एनालिटिक इन नेचर, अधिक विश्लेषणात्मक बनाना है। निर्देशात्मक और नियामक, अच्छे समाज की उपलब्धि का लक्ष्य। या फिर सी पॉलिटिक्स एज एन एक्टिविटी और ए प्रोसेस सर्विस, या फिर इसको एक गतिविधि या प्रक्रिया के रूप में देखना।
अब क्योंकि एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं बिल्कुल ठीक कह सकती हूँ कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो प्लेटो, एरिस्टोटल, ये जितने भी हमारे ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इन लोगों ने हमेशा गुड सोसाइटी कंप्लीट कर, मतलब इन्होंने ये कहा कि भाई एक गुड सोसाइटी ऐसी होना चाहिए, एक अच्छा नागरिक ऐसा होना चाहिए। इन्होंने इतना साइंटिफिक नॉलेज का यूज नहीं किया, ये चीजें नहीं की, लेकिन उन्होंने बहुत ही नॉर्मेटिव अप्रोच अपनाई थी, है ना, कि नियामक होने चाहिए, निर्देश देने चाहिए, ऐसे कौन राजा होगा ये सब कुछ तय होगा, इस टाइप की चीजें। तो ये सारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, जबकि ये बाकी चीजें जो है सारी मॉडर्न अप्रोच की बात करती हैं। तो सी इज नॉट अ मॉडर्न अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डैश इज अ वेरी डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक प्लान कंसिस्टिंग ऑफ इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स, है ना, बहुत ही डिटेल्ड होता है और स्पेसिफिक प्लान होते हैं। स्पेसिफिक मतलब एक्टिविटीज होती हैं स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस टॉपिक के लिए, और डिटेल्स भी होती हैं। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स भी होते हैं। डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि शिक्षण अधिगम रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण होता है। साथ ही साथ असेसमेंट कैसे करोगे, उसका आउटकम क्या होगा, उसका भी एक एक्चुअल टूल होता है यहाँ पे। ओके, तो बताओ ये क्या है? ये यूनिट प्लानिंग है, ये ईयरली प्लान है, लेसन प्लान है, 5 ईयर प्लान है? आंसर द क्वेश्चन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। सो आंसर कर दिया होगा। देखो 5 ईयर प्लान तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, ये तो आपको जस्ट ऐसे ही पंचवर्षीय योजना दे दिया गया। अब ये तीनों चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी भाई, ये केवीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता देती हूँ आपके में लेसन प्लानिंग स्पेसिफिक टॉपिक है। यूनिट प्लानिंग, ईयरली प्लान और लेसन प्लान। ईयर प्लान तो जो एक आउटले होता है, ठीक है। ईयरली प्लान तो जैसे आप नॉर्मल स्कूल में जाएंगे आपको देखने को कम मिलेगा, वैसे हम कहते हैं एनुअल प्लानिंग करनी चाहिए। एक एनुअल मतलब जस्ट होता है प्रिंसिपल लेवल पे कि भाई ये एनुअल प्लानिंग है। फिर आता है यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। अब यूनिट में क्या होता है, वो 2 से 3 हफ्ते के लिए भी हो सकती है, वो 1 हफ्ते के लिए भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट, कि आपकी यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं उस हिसाब से। और एक होता है आपका लेसन प्लान, जो कि आप एक पर्टिकुलर लेसन के लिए बनाते हैं, है ना। तो ये इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ज्यादा डिटेल्ड और स्पेसिफिक हमारा लेसन प्लान ही होता है। इस वर्ड से समझ जाओ, जो यूनिट प्लान होता है वो डिटेल्ड नहीं होता है, उसमें बस ये लिखा होता है ये चैप्टर होगा, ये चैप्टर होगा। हाँ, उसमें इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी को इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता, ना ही वो इतना स्पेसिफिक होता है। जबकि लेसन प्लान बहुत स्पेसिफिक होता है, चैप्टर होता है, चैप्टर के टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक से रिलेटेड प्लान होता है, उसमें एक्टिविटीज होती हैं, सारे टूल्स लिखे जाते हैं, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है वो सब लिखा जाता है। सो वेरी डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक होता है आपका लेसन प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग डिस्कवरी अप्रोच टू टीचिंग साइंस। तो डिस्कवरी अप्रोच जब आप अपनाते हैं कि आप खोज अधिगम करना चाहते हैं, खोज उपागम के हिसाब से आप साइंस पढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें क्या सीमाएं होती हैं इसकी, मतलब कितना एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। पहला है फ्रस्ट्रेशन मे बी देयर विद लो एबिलिटी स्टूडेंट्स बिकॉज दे मे नॉट डिस्कवर एनी रिलेशनशिप। अब देखो साइंस में क्या होता है ना, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, कोई कारण है तो उसका क्या प्रभाव है ये भी एक देखना पड़ता है। इसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका आईक्यू लेवल भी थोड़ा अच्छा होना जरूरी है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है जब बच्चे कोई डिस्कवरी नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद ये है कि कॉस्टली मेथड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। अब डिस्कवरी करने के लिए आपको इंटरनेट को सर्च करना पड़ेगा, आपको वेरियस रिसोर्सेज को छानना पड़ेगा। ऑब्वियसली डिस्कवरी अप्रोच इज नॉट एन ईजी टास्क, और इसके लिए आपको टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं कि अपने बुक से पढ़ा है डिस्कवरी होगी। डिस्कवरी मीन्स यू हैव टू डिस्कवर समथिंग न्यू, है ना, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसमें दूसरे रिसोर्सेज का भी चलता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक होंगे, तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है, अपने फायदे वो ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, बट उसकी लिमिटेशंस भी हैं। While collecting the assessment information regarding the child, which of the following point should be keep into your mind? जब आप असेसमेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी बच्चे के बारे में, उसका आकलन करना है, उसकी आपको जानकारी चाहिए, तो कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं एक बच्चे के लिए, ठीक है। पहला है व्हाट आर द सोर्सेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन व्हाइल असेसिंग द चाइल्ड, कि अगर आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो जानकारी एकत्रित करने के लिए कौन से स्रोत चाहिए आपको, है ना। आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू लेना है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, या जो भी है उसका पोर्टफोलियो कलेक्ट करना है, उसके घर से पेरेंट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी है। इन वट वे द इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड, किस तरह से आप उसको कलेक्ट करेंगे, एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। तो ऑब्वियसली तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्वायरी अप्रोच टू टीचिंग साइंस इन क्लासरूम आर करेक्ट। तो इंक्वायरी अप्रोच से रिलेटेड टीचिंग साइंस के बारे में बताना है कि इंक्वायरी अप्रोच में क्या करेक्ट है। ओके, इंक्वायरी अगेन साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि आप इंक्वायर कर रहे हैं किसी चीज के बारे में। सपोज आपको प्लांट्स के बारे में कुछ इंक्वायर करना है, फार्मर्स के पास चले गए, आप जो नर्सरीज है वहां पे चले गए, इस तरह से। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो इंक्वायरी अप्रोच होती है, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो टोटली कंट्रोल किया जाता है बच्चों के द्वारा।
द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस टू कलेक्ट द डाटा। अब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स कि इनमें से ये गलत होगी ही होगी। यहाँ पे कह रहा है कि टीचर जो डेटा एकत्रित करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछेगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली कलेक्ट डेटा किसको करना है, यहाँ पे बच्चों को ही करना है। इंक्वायरी अप्रोच में जो है टीचर पूरी जिम्मेदारी बच्चों को देती है कि आप इंक्वायर करके लेके आओ, आप मेरे पास इन्फ्रेंसेस निकाल के रिजल्ट लेके आओ कि आपने इसके बारे में इंक्वायर किया, ये क्वेश्चन पूछे तो क्या रहा। तो डेटा भी स्टूडेंट्स ही कलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट द स्कूल लेवल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, गार्डन और प्लेग्राउंड। तो कौन कौन से रिसोर्सेज स्कूल लेवल पर मिलते हैं। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि छोटे स्कूल में क्या होता है, बड़े स्कूल में क्या होता है, गरीब स्कूलों में क्या होता है, मतलब जो बहुत गांव के इलाके होते हैं जहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ये आपको एक जनरल लेवल से बताना है, जनरल आपने स्कूल्स में जो देखा है। भाई स्कूल्स में लाइब्रेरी भी होती है, लैब्स भी होती है, गार्डन भी होता है, प्लेग्राउंड भी होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही है, पर जनरल चीजों की बात हो रही है। Dash refers to information or knowledge that helps students to do something specific to a discipline, subject and area of study। तो बताओ ये क्या होगी, ये कौन सी नॉलेज है। बेसिकली सूचना या ज्ञान को संदर्भित करता है, उस ज्ञान को संदर्भित करता है जो छात्रों के अनुशासन, विषय या अध्ययन के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करने में मदद करता है। फोकस ऑन दिस वर्ड, टू डू समथिंग, कुछ करने में। ओके, पहला है प्रोसीजरल, सेकंड है कंसेप्चुअल, थर्ड है मेटाकोग्निटिव एंड डी इज फैक्चुअल, यानी कि तथ्यात्मक, अधिसंज्ञानात्मक, वैचारिक या फिर प्रक्रियात्मक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब मैंने आपको डू फर्स्ट किया, यानी कि आप कुछ करना है, करना किसी प्रक्रिया को ही करेंगे, प्रक्रिया के थ्रू करेंगे, प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए आपने आपने मान लीजिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आपको टेस्ट करना है ना, आप करके देख रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का, तो उसका कोई भी एग्जांपल आप करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज प्रोसीजरल नॉलेज। ओके, जहां पर आप कुछ करने का ट्राई करते हैं। कंसेप्ट का मतलब है कि आपके दिमाग में चीज बैठ गई है और जब आप उसको अप्लाई करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं उस स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड, तो वो प्रोसीजर में आता है, हाउ यू डू इट। ओके, ये होता है, तो ये प्रोसीजरल नॉलेज का पार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिंग टू नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग साइंसेज 2006। अब एग्जैक्ट ये जो एनसीएफ के बाद जो नेशनल फोकस ग्रुप के पेपर दिए होते हैं ना, टीचिंग साइंस का भी है, सोशल साइंस का, मैथ्स का, लैंग्वेज का, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, सो नाउ लुक एट दिस इज द नेशनल फोकस ग्रुप का पेपर मैंने खोला हुआ है, ये देख लीजिए, एनसीईआरटी की पीडीएफ है फोकस ग्रुप की सोशल साइंस की। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना आपका, यहाँ से आया हुआ है, ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग द सोशल साइंसेज। इनमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको दे रखे हैं, मतलब टोटल 4 हैं, इनमें से 3 दे रखे हैं, मतलब 3 में से एक ऑब्वियसली गलत हो गया, सही होगा, जो भी है। तो ये एज इट इज है, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ यार एनसीएफ पढ़ लो, एनसीएफ पढ़ लो, तो आप लोग प्लीज ध्यान दो इस चीज पर। आप लोग कहते हो मैडम और बुक बता दो, एक बुक बता दो, 1-2 बुक से नहीं होता है यार, आप लोगों को थोड़ा सा तो फोकस करना पड़ेगा। और क्योंकि अपर प्राइमरी भी आपके लेवल में ही आएगा, क्लासेस 1-2 या फिर ये जो 3rd से लेके आई थिंक 8 तक पूरा आपका प्राइमरी के अंदर आएगा। अपर प्राइमरी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें 8 तक की क्लासेस आती है, उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ ये इसको बाद में पढ़ लेना आप लोग, या फिर मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी अब, क्योंकि यही है कि आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को खुद से एक बार ये फोकस, ये पेपर जो है, चलो अब तो आपके पास टाइम कम है तो एक रफ रीडिंग फिर भी ले लेना ताकि आपको आइडिया रहे। अब यहाँ पे है टू इनिशिएट द लर्नर इनटू स्टडी ऑफ हिज ऑन रीजन, स्टेट एंड कंट्री इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट। मतलब एक तो ये उद्देश्य है कि वैश्विक संदर्भ में शिक्षार्थी को अपने क्षेत्र, राज्य और देश के अध्ययन में आरंभ करना है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी को देश की सामाजिक और राजनीतिक संस्था और प्रक्रियाओं के कामकाज और गतिशीलता से परिचित कराना है। और फिर है आपका छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास भी करना है ना। अब अगर आप लोगों ने ये पेपर ना पढ़ा हो ना, तो आप तीनों करेक्ट करके आओगे। आप क्या, मैं भी करेक्ट करके आऊंगी अगर मैंने ये नेशनल फोकस ग्रुप टीचिंग साइंस का नहीं पढ़ा है। क्योंकि भाई ये लास्ट वाली चीज भी तो ऐसी ही लग रही है, बिल्कुल सोशल साइंस से रिलेटेड है कि भाई डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बनाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो पॉइंट है वो गलत है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब आप उस नेशनल फोकस ग्रुप के पेपर को देख लेना, वीडियो को पलट के देख लेना, आपको दिख जाएगा कि ये नहीं है ऑब्जेक्टिव, है ना। लेकिन जबकि आपको लगेगा अगर ये तो ऑब्जेक्टिव लग रहा है, और आप तुक्का मार के आ जाओगे कि तीनों ठीक है ना। कहने की बात ये है कि चीजों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब 2-3 बार आप मल्टीपल रिविजन करते हैं तो आपको चीजें रट जाती हैं।
तो ये दोनों ही होंगे, तीसरे वाला नहीं होगा। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस। आपको कितने मिले 10 में से जरूर बताना मुझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।